गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये जो वीडियो है ये मैं भिवानी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ। मैं वरुण भिवानी पब्लिक स्कूल में ह्यूमैनिटीज का फैकल्टी हूँ। मैं ये वीडियो जो है आज फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। और इस वीडियो अगर हम देखें तो इसमें आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बात भिवानी पब्लिक स्कूल के बारे में कर लेना चाहता हूँ। भिवानी पब्लिक स्कूल भिवानी शहर का वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, जिसमें 3 स्ट्रीम मेनली है। एक साइंस है, एक कॉमर्स है और एक ह्यूमैनिटीज है। मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हमारे पास 3 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है। इसमें एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है। जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज को अडॉप्ट करेंगे उनके लिए पॉलिटिकल साइंस कंपलसरी है। इसके साथ ही एक अलग और यूनिक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज हरियाणा में सिर्फ 3-4 स्कूलों में है और भिवानी में सिर्फ भिवानी पब्लिक स्कूल में है। इसके साथ ही लीगल स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? लीगल स्टडीज का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप लॉ को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो लीगल स्टडीज उसके लिए काफी मदद करेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हरियाणा में 3-4 स्कूलों में लीगल स्टडीज है और भिवानी में पहला स्कूल है जो भिवानी पब्लिक स्कूल है जहां पर लीगल स्टडीज है। और उसके 2 बैच अभी तक लीगल स्टडीज के 2 बैच यहाँ से निकल चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों ने मोर देन 95% मार्क्स स्कोर किए। और आज अगर के बाद और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। बट ज्योग्राफी में एक और सब्जेक्ट को हमने स्लैश में दे रखा है। अगर वो आपको ज्योग्राफी लाइक करते हैं तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, और आप अगर ज्योग्राफी लाइक नहीं करते तो आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इंग्लिश इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट। और उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है और भी सब्जेक्ट्स है जिसको आप यहाँ पर आकर इंक्वायरी ऑफिस में और रिसेप्शन में आके इसको पता कर सकते हैं। बट पहले हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये जो लेक्चर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। अगर आप ओरिजिनली देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी कहीं मेंशन नहीं था। जो एफआर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था। 2 बात याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनफोर्स हुआ। तो उस दिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। और उसके बाद आजादी के करीबन 1950-47 में हम आजाद हुए, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके करीबन 26 साल बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आया। उतने दिन तक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इससे पहले हम बात कर चुके कि हमने क्या क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया है। हमने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरो किया गया है। अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजों को बोरो किया है और कुछ मेन चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है। बट अगर देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। इसको एक पर्सन था, उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। उसने रिकमेंड किया था उन्होंने रिकमेंड किया था इंदिरा गांधी को कि उसमें के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डीपीएसपी लिख देता हूं शॉर्ट में। उसी तरह से आपको फंडामेंटल ड्यूटी एफआर भी देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजन को, जो भारत के नागरिक हैं, उसको आपको कुछ ड्यूटीज भी देना चाहिए। आप जिस तरह से राइट्स दे रखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, तो आपने लोगों को, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, दोनों को फंडामेंटल राइट्स दिया था। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपने फंडामेंटल राइट्स दिया था। लेकिन साथ ही साथ जो सिटीजन है, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन के लिए है। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसकी कुछ ड्यूटी भी होना चाहिए और ये ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम सेपरेटिंग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने इसको 1976 में, अगर आपको याद नहीं रही डेट तो आपको 4+2 क्या होता है 6, तो आपको याद रखना है 1976 में, लास्ट में 6 याद रखना है।
तो 1976 में इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। किसके रिकमेंडेशन से? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से, सरदार स्वर्ण सिंह। अब स्वर्ण सिंह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्वर्ण सिंह जो थे वो जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसमें पंजाब स्टेट जो आपका जो अभी मॉडर्न पंजाब है, पंजाब स्टेट के होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर थे। लेकिन 1952 में वो नेहरू कैबिनेट में आते हैं और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यू सर्विंग जो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। सबसे लंबे कंटिन्यूअस सर्विंग जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। आपको एक और नाम आएगा, दैट वाज द फ्रॉम बिहार, जगजीवन राम का नाम आएगा, बट उन्होंने उनकी कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है। उन्होंने 30 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे बाबू जगजीवन राम, बट उनकी कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। बट कंटिन्यूअस सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आएगा तो उसमें सरदार स्वर्ण सिंह थे। ठीक है, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वर्ण सिंह का क्या था, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या था, उसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो को में भी देखेंगे। तो इन्होंने रिकमेंड किया था किसको? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में 1976 में इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो नॉन जस्टिसेबल है, सिर्फ सिटीजन के लिए है, अगर सिर्फ सिटीजन के लिए और नॉन जस्टिसेबल है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया तो उस समय ओरिजिनली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपको 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज आया। अगर आप देखें तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था उसमें सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने उसको ऐड किया। तो अभी जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉन जस्टिसेबल, वो जस्टिसेबल नहीं है और वो वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, दैट इज द थिंग। बट वो सिर्फ सिटीजन के लिए है। 1976 में आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब हम बात करते हैं तो एक एक अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट टाइम में है वो क्या है। फर्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बोलता है कि आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A से लेकर के 51A क्लॉज K तक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, और सिर्फ सिटीजन के लिए है। तो अगर आप देखें तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट जो है उसमें है कि अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसमें आपको रिस्पेक्ट करना है आइडियाज को। आइडियाज मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटीज की जो आइडिया है उसको। इंस्टीट्यूशन मतलब आपका जो इलेक्शन कमीशन एज इंस्टीट्यूशन है, आपका फाइनेंस कमीशन एज इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। जो लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग को, जो इंडिया का जो ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करना है। और नेशनल एंथम, जो आपका नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो आपका नेशनल एंथम है, उसका भी रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो है फर्स्ट जो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज। अब आइडियाज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? आपका लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है। ये जो आइडिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, ये जो आइडियाज है उस आइडियाज को आपको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा है कि आपको इंस्टीट्यूशन के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका फिनांस कमीशन हो, चाहे आपको पार्लियामेंट के पार्ट्स हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इनके इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है। फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, इंडिया का जो ट्राई कलर का जो फ्लैग है उस फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है। और नेशनल एंथम, जो जनगण मन आपका जो नेशनल एंथम है, क्रिकेट का मैच होता है तो सबसे पहले नेशनल एंथम चलता है, तो उस नेशनल एंथम का आपको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर द फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। आप जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, जो फ्रीडम स्ट्रगल चला भारत की आजादी को लेकर के, जो हमारी स्ट्रगल चला,
ब्रिटिश के हम कॉलोनी थे, उससे हम आजाद हुए, तो उसमें जो आइडियाज जो निकल के आए, अगर गांधी की आइडियाज को देखें तो नॉन वायलेंस एक आइडिया था, ठीक है। तो जो आइडियाज है फ्रीडम स्ट्रगल की, जो आइडियाज है, उस आइडियाज को हमको रिस्पेक्ट करना है। उस आइडियाज से जो हमने लिया, हमने फॉर एग्जांपल फ्रीडम लिया, तो फ्रीडम किस सेंस में लिया? हमने नॉन वायलेंट तरीके से फ्रीडम लिया। हमने भगत सिंह के तरीके को भी अपनाया कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे बट इंडिया को आजादी हम दिला कर रहेंगे। भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, एकता और अखंडता, वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल का जो सबसे बड़ा आइडिया है, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि भारत एक रहे, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कोई बाहरी मुल्क हमारे ऊपर अटैक हमारी इंटीग्रिटी को खत्म ना करे, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट ना करे। तो ये हमारा आइडियाज है, इस आइडिया को हमको बना के रखना है। तीसरा है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी मतलब कि जो कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर नेशनल सॉवरेनिटी की बात करें तो हमारा जो सॉवरेनिटी का मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारा फॉरेन मुल्क है, हमारा नेबल स्टेट है। यूएस फॉरेन स्टेट है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, ये सारे जो फॉरेन नेशंस है, वो हमारे किसी भी पॉलिटिकल मैटर, इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे, वो हमारी पॉलिटिकल फ्यूचर्स को डिसाइड ना करे। दैट इज द सॉवरेनिटी। वी इंडियन आर सॉवरेन। नो एक्सटर्नल पावर डिसाइड आवर इंटरनल अफेयर। दैट इज द सॉवरेन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टेरिटरी के अंदर आना है तो आपको किसी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, किसी भी पर्सन को इंडिया के टेरिटरी के अंदर आना है तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना है फॉर द वीजा के लिए। तो दैट इज द सॉवरेनिटी। तो हमको अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है कि कोई बाहर का जो प्लेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया, तो कोई बाहर का प्लेयर ये नहीं बताए कि नहीं आपने ये गलत किया है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है एंड वी विल डिसाइड आवर सॉवरेनिटी। दिस इज आवर सॉवरेनिटी। यूनिटी, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग रिलीजन को, अलग क्रीड को, अलग कास्ट को मानने वाले सारे लोग हैं, वो सब एक साथ रहे। दैट इज द यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। भारत का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, भारत में जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से 1 इंच जमीन भी कोई हमारा ना ले। जो टेरिटरी है उसको हम पूरी तरह महफूज रखें, ठीक है। दैट इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भारत की एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो इसकी बात करते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करें, उसकी आन बान शान पे खतरा ना आए। चौथा जो है डिफेंड द कंट्री ऑन टेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन देम। जब भी देश में, देश की सिक्योरिटी खतरा में है तो आपको नेशनल सर्विस के लिए कॉल किया जाए तो डेफिनेटली आप उसमें जाएं, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। जब भी कंट्री का इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी वायलेट होगा तो आपको अगर नेशनल सर्विस के लिए कॉल किया जाता है कि देश में आपको सेवा देना है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाएं। अपनी कंट्री की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको जाना चाहिए। फिफ्थ जो है प्रोटेक्ट, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल। लोगों के बीच में भाईचारा का प्रमोशन करना है कि देश में जो नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में जो है आपको रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे हार्मनी रहना चाहिए, उसके बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है यूनिटी बरकरार रखे, बट प्लूरिज्म जो है वही भारत की एक ब्यूटी है। भारत में अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग फेथ को मानने वाले, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले, अलग अलग थिंग्स को वर्शिप करने वाले लोग हैं, बट फिर भी हमारा यूनिटी जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, ब्रदरहुड प्रोटेक्ट रहना चाहिए। एंड इंडियन ट्रांसडेंट ऑफ रिलीजन, हमको धर्म को रक्षा करना है। लिंग्विस्टिक मतलब आपके जो भाषा है उसकी रक्षा करना है। रीजनल, क्षत्रिय क्षेत्रवाद की जो बात है, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न की जो बात है, रीजनल एंड सेंसनल डाइवर्सिटी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, और महिलाओं की जो डिग्निटी है उसको रक्षा करना है। जैसे देखिए कि सरकार ने महिलाओं की डिग्निटी की रक्षा के लिए पार्लियामेंट में लॉ बनाया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिजर्वेशन दिया। ट्रिपल तलाक जैसे जो लॉज थे जिसके ऊपर सरकार ने लॉ बनाया, जो महिला की डिग्निटी को वायलेट करता था। हलाला, जो महिला का डिग्निटी को वायलेट करता था, उसके लिए सरकार ने लॉ बनाया कि जो महिला की डिग्निटी को वायलेट ना करे। आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जिससे महिलाएं जो है पार्लियामेंट में आए और अपनी बात को कह पाए, क्योंकि देश में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। साथ ही साथ
हमने ट्रिपल तलाक जैसा जो कानून था, ट्रिपल जैसा सोशल इविल था, उसको हमने गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर उसको खत्म किया। ठीक है, हलाला जैसे प्रोसेस जो महिलाएं जो गुजरती थी, जिनकी डिग्निटी वायलेट होता था, उस पर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। इसके साथ ही 6 जो है, द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। रिच हेरिटेज कल्चर क्या है? आपकी जो विरासत जो मिला है, हेरिटेज कल्चर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार इज द प्रीवियस देन मुगल एम्पायर। इसके साथ ही लाल किला है, जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है, अजंता एलोरा की हमारी गुफाएं हैं, कि हमारे पास भीम बेटका जैसे गुफाई है, जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट किया। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को ने जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संज्ञान दी है, और इंडिया ने जिसको अपना हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसको अपना हेरिटेज बताया है, जो देश की धरोहर है, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना और उसकी वैल्यू को समझना है। साथ ही साथ कंपोजिट कल्चर जो है, भारत का जो कंपोजिट कल्चर है, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में अलग जाति के लोग, अलग धर्म को मानने वाले, अलग बिलीफ है, अलग वर्शिप है, अलग मेथोडोलॉजी है, अलग उनका कंपोजिट कल्चर है। नागाज का अलग है, कुकी का अलग है, खाफलांग का अलग है। उसकी तरह साउथ इंडिया में द्रविडियन जो है, उनका अलग बिलीफ है। आपका जो महाराष्ट्र में जो मराठा है, उनका अलग बिलीफ है। गुजरात में, विदर्भा में जो गुजराती लोग हैं, उनका एक अलग बिलीफ है। इसके साथ ही आपका नॉर्दर्न इंडिया में, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी मुस्लिम है, उनका एक अलग बिलीफ है। तो इन सब का जो कल्चर है, उस कल्चर को हमको प्रिजर्व करके रखना है और उसकी वैल्यू को समझना है। तो ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। 7th है, द प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। हमको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। किसका? फॉरेस्ट को। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1976, हमने वाटर पोल्यूशन एक्ट लाया है, हमने रिवर के लिए भी लाया है, हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया। इस तरह से एक्ट को लेकर के हमने मिशन टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि टाइगर को बचाना है। इसके लिए हमने अलग अलग एक्ट्स लाके इस चीज को इंप्लीमेंट किया। तो हमको नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमको लेक्स को प्रोटेक्ट करना है, हमको वाइल्ड लाइफ जो है, चाहे नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया या बायोस्फीयर रिजर्व बना करके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्लोरा और फोना, और साथ साथ उसको इनहांस कर रहे हैं। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 8th जो है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये सबसे बड़ा है, आप सारे बच्चों के लिए इस पे सोचना चाहिए कि डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। लोगों के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक जो थिंकिंग है, उसको डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। साथ ही ह्यूमनिज्म, भारत में एक मानवता जो है वो सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट और इंडिया इज नॉन वायलेंट ड्यू टू द रिलीजन। लोगों को इस बात का हमेशा अंदर में रहता है कि अगर हम गलत करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है। तो जो ह्यूमनिज्म की जो भावना है वो भी रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कुछ जानने की बात, और उसको रिफॉर्म, जो सोशल इविल्स है। अगर आप देखें तो इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी इज नॉट प्रीवियसली टोटली ए रिफॉर्मिस्टिक सोसाइटी, दैट इज ए रिफॉर्मिस्टिक सोसाइटी। अपने आप में बदलाव करने वाला सोसाइटी था। इसमें बहुत सारे सोशल इविल्स थे, सती प्रथा था, इसमें बाल विवाह था, इसमें विधवा विडो रीमैरिज के जैसे बात को इंक्लूड किया। तो ये सारी चीज जो है क्यों हुआ? बिकॉज इंडियन थिंकर्स ने, इंडियन फिलोसोफर ने, इंडियन रिफॉर्मर ने इस बात पे जोर दिया कि हमको विडोडी मैरिज को अपनाना है, कि विधवा जो हो जाती है तो उसकी दोबारा शादी हम करें। सती जो है, एक हस्बैंड अगर डेथ कर जाता है तो एक महिला जो है चिता पे जल जाती थी, उसको खत्म करने का जो काम किया, क्योंकि हमने रिफॉर्म लाया है। हमने चाइल्ड मैरिज को खत्म किया कि एक लड़की थी वो प्योवर्टी के एज से पहले उसकी शादी कर देते थे। तो आपको जो चाइल्ड मैरिज है उसको हमने बंद किया। उसके लिए लेकर सोसाइटी ने भी रिफॉर्म किया और गवर्नमेंट ने भी लोग लेके आए। तो वो जो रिफॉर्म की जो बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट की बात करें, ट्रिपल तलाक, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये था कि एक महिला को उसकी डिग्निटी का वायलेशन होता था कि उसके हस्बैंड जब चाहे उसको 3 बार तलाक का तलाक 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 और तलाक हो जाता था। इससे एक महिला की जो समाज में जो डिग्निटी था वो डिग्निटी खत्म हो रहा था। और उस डिग्निटी को बनाने का जो काम किया है उसने, हमने सोशल रिफॉर्म्स किया। उसको हलाला जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। फॉर एग्जांपल उसका अगर तलाक, हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, उसको दूसरे किसी मर्द से साथ उसको शादी करके फिर उसे तलाक देके फिर उससे शादी होता था। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ हलाला। इट मींस हमने सोशल रिफॉर्म्स किया और रिफॉर्म करके हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। तो दैट इज द साइंटिफिक टेम्पर जो है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कुछ जानने की इच्छा और रिफॉर्म जैसी बात को हम करें। 9th जो है,
सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्न वायलेंस, कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षा करके रखना है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोडवेज जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हेरिटेज कल्चर है, और उसको वायलेंस में हमको उसको वायलेंस नहीं करना है, हमको उसको बचा के रखना है। ठीक है, प्रोटेस्ट करना इज आवर फंडामेंटल राइट। अंडर 19 आर्टिकल 19 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी में फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, बट प्रोटेस्ट इन द पीसफुल मैनर। आपको पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट करना है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, बट फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो दैट इज द 9th फंडामेंटल ड्यूटी। उसके साथ ही 10th है, स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ नेशनल कॉन्स्टेंस राइजिंग द लेवल ऑफ एंड्योरेंस एंड अचीवमेंट, कि देश को लगातार हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि हम क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ या कोई भी टूर्नामेंट जो होता है जिसको राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उस पर हमें इस तरह का काम करना है कि देश जो है हमारे ऊपर प्राउड फील करे। हम सारे जो इंडियन है उन सबकी जिम्मेदारी है, वी ऑल, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अब 130 करोड़ 35 करोड़ जो पॉपुलेशन है वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमें सबसे ज्यादा जो देखना है वो क्या देखना है कि हमको अपने देश को प्राउड फील कराना है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे देश को प्राउड फील करना है। ये भी हमारा आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये भी है। और 11th जो है, मैंने बताया कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसने इसको ऐड किया। अब ये क्या ऐड हुआ, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर के एज के जो बच्चे हैं, उसको आपको उसकी उस पेरेंट्स की ड्यूटी, उसको पेरेंट्स की कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं। मैं इसको फ्रेश बता देता हूं। अगर आप इसको देखें तो राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। हमने 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उसको 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया कि पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है, साथ ही साथ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चे को वो अर्ली एजुकेशन दे। और जो अर्ली एजुकेशन है इसके तहत हमने फंडामेंटल राइट्स दिया, यस ये आपका राइट अधिकार है और पेरेंट्स की ड्यूटी है और बच्चे की भी ये ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है और बच्चे की भी है कि यस वो 6 से 14 साल के उम्र में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, अपना जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो ले सके। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है अंडर आर्टिकल 21A। जो राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट भी है कि राइट टू एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट्स भी है कि आपको 6 से 14 साल की उम्र में है तो आपको सरकार ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। मतलब अगर एजुकेशन के बारे में देखें तो FRB है, DPSP में भी मेंशन है और FD में भी मेंशन है। मतलब फंडामेंटल राइट भी है आपका राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट इंश्योर करेगा, सरकार इंश्योर करेगा कि आप 6 से 14 साल के बच्चे जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन का। और आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट वो एबिलिटी प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट वो रिसोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि जो बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में है वो अपना एजुकेशन प्रोवाइड करे, वो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करे और कंप्लीट करने के बाद देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स इटसेल्फ। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया इन 1976 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनिशियल ऐड किया। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये इसमें तो आपका ये 11th है, इसके ऊपर 10th है, मैं इसमें दिखा देना चाहता हूं। इसमें आपका यहां से यहां तक जो ड्यूटी है 10 फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राइट आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपने वार्ड को 6 से 14 साल तक के वार्ड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, शिक्षा का शिक्षक एजुकेशन को लेकर के जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। और राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट्स भी बनाया लेटर ऑन, उसी के तहत गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है,
तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज में इतना ही देखते हैं। अगले वीडियोस में हम देखेंगे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन।